अमिताभ कांत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, G20 शेरपा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे G20 पर जो आपने किताब लिखी है, तब से अब तक अगर हम बात करें तो भारत वैश्विक मोर्चे पर G20 इवेंट के बाद आप उसे कहाँ देखते हैं सर? देखिए, भारत अभी एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ये विकसित भारत होकर $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा 2047 में। इसका मतलब है हमारी जीडीपी को करीब 9 गुना बढ़ना है, पर कैपिटा इनकम को 8 गुना बढ़ना है। पर ग्रोथ जब होगी तो हमारी ग्लोबल रोल बहुत बड़ा हमारा बढ़ेगा। और उसका खास कारण ये है कि हम लोग ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में रोल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का रोल परफॉर्म किया था। तो सारे जो नेगोशिएशंस हुए उसमें इमर्जिंग मार्केट्स हमारे साथ रहे, और यही कारण था कि हमने बड़ी इंक्लूसिव, एक डिसाइसिव, एक एक्शन ओरिएंटेड G20 हम कर पाए। तो जितने बाहर के लोग आए थे, जितने जर्नलिस्ट आए थे, वो सब सोच रहे थे कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कंसेंसस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। बाहर सहमति यही थी, उन्होंने अपनी स्टोरीज भी लिख दी थी, पर भारत ने सहमति अचीव की, और सहमति अचीव की सारे मेन फीचर्स पे। देखिए, या तो स्ट्रॉन्ग, बैलेंस, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, उस पर की हमने। एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अचीव किया हमने। मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स पर कंसेंसस अचीव किया हमने। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर कंसेंसस अचीव किया हमने। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर कंसेंसस अचीव किया। जबकि आप यूएसए और चाइना देखिए तो वहाँ तो बिग टेक है सब जगह, पर हमने उस पर भी कंसेंसस अचीव की। और हमने विमेन लेड डेवलपमेंट पे कंसेंसस अचीव की। तो ये आप सोचिए, 83 पैराग्राफ्स, 7,000 वर्ड का डॉक्यूमेंट, हर इश्यू पर हम एम्बिशियस भी रहे, इंक्लूसिव भी रहे और कंसेंसस रहे। और ये कंसेंसस इतनी एम्बिशियस G20 पहले कभी नहीं हुई थी। सर, ये सारी चीज़ें आसान नहीं रही होंगी, क्योंकि बाहर से हम लोगों को भी पता चलता था कि चाइना और तमाम देश जो है इस मौके का इस्तेमाल अपने बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कर रहे थे। तो कितना बड़ा चैलेंज था ये आप लोगों के लिए, खासतौर पर चाइना और यूएस इन जैसे देशों के साथ में चीज़ों को आगे लेके जाना? नहीं, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक ही पैरा, अगर आप एक पैरा देखते हैं, रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस था, क्योंकि हमारी सारी मिनिस्ट्रियल फेल हो गई थी, और अगर हम नहीं उस पर कंसेंसस अचीव करते, क्योंकि मल्टीलैटरल फोरम में यह है कि आपको कंसेंसस अचीव करना आवश्यक है। अगर कंसेंसस नहीं होती मतलब आपकी पूरी G20 फेल हो गई। तो कंसेंसस एक पैरा में अचीव करने के लिए हमने 300 घंटे लगाए, 250 बायलैटरल हुई। उस पैराग्राफ में 16 ड्राफ्ट फेल हुए, 17वां ड्राफ्ट जाकर हम सक्सीड हुए। और तो आप ये सोचिए कि करीब 11 दिन तो हम लोग सोए नहीं, नॉन स्टॉप नेगोशिएशंस इस पे चले। और ये कंसेंसस जो कि यूनाइटेड नेशंस में नहीं हुई, किसी और मल्टीलैटरल फोरम में नहीं हुई, वो काम भारत ने कर दिखाया। आपने इसमें महात्मा गांधी की फिलॉसफी नीड वर्सेस ग्रीड का भी जिक्र किया है। उसके क्या मायने समझे जाए, और खास तौर पर जो भारत की जरूरत है, नीड है, वो कहीं वेस्टर्न कंट्रीज या दूसरे डेवलप्ड नेशंस की ग्रीड में तो नहीं तब्दील हो रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लीडर थे। मैं तो उनका एक शर्पा था। उनका बड़ा क्लियर था कि ये एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी हो, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हो। दूसरा, उनका बड़ा क्लियर फिलॉसफी थी कि G20 में कंसेंसस लाना आवश्यक है, ना केवल भारत के लिए बल्कि सारे देशों के लिए। अगर G20 जो सबसे लीडिंग मल्टीलैटरल फोरम है वो कंसेंसस नहीं अचीव करेगी तो हम इसके पार्ट ही नहीं रहेंगे, हम फिर ब्रिक और इप्सा में काम करेंगे। और तीसरी चीज कि ये सारे लीडर्स को हम राजघाट ले जाकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर इन सबको ले जाएंगे, और एक पीस का मैसेज, क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, बड़े जोरों का युद्ध, और उसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा था इन सब चीज़ों में। तो एक मैसेज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का मैसेज भी सारे लीडर्स
अब नंगे पैर चल के सब लोग गए महात्मा गांधी की समाधि पर, सबने पीस की बात की, पीस का स्टेटमेंट इशू किया वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया के लिए, वो आवश्यक था। जो एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रहा है सर, वो आखिरी मौके पर एक दिन पहले ही आ गया, वो क्या कहानी थी और कितनी जल्दी जल्दी लास्ट मोमेंट तक आप लोगों को किन चुनौतियों से, कहें किन हर्डल्स से होकर गुजरना पड़ा उसके लिए खासतौर पर? देखिए बहुत हर्डल्स थे। पहले तो हमने ये नेगोशिएशन जो किए दिल्ली में नहीं किए, हम सबको ले गए नू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हमने ले जाकर इन शर्पा लोगों को बंद कर दिया और कहा कि आप ना तो मोबाइल ला सकते हैं ना कोई मीडिया को आने देंगे, क्योंकि अगर मोबाइल पे कोई फ़ोटो खींच लेगा क्या नेगोशिएशन वर्ड बाय वर्ड कर रहा है और लीक कर देगा कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को, तो ये तो पूरा फेल हो जाएगा। तो हमने करीब 16 ड्राफ्ट बनाए वहाँ और वो सब फेल होते चले गए। अंत में जाकर 17वां ड्राफ्ट जब सक्सीड हुआ, उसमें भी कई चैलेंजेस थे। जब 17वां ड्राफ्ट हमने लगाया तब तक हमें सबकी रेड लाइन्स मालूम थी। तो जब ड्राफ्ट लगाया उसके तुरंत बाद रशिया कहने लगा कि आप सैंक्शन वर्ड को डालिए कि सैंक्शन हटाया जाए उस पर। तो हमने कहा कि भाई सैंक्शन पर तो कोई मानेगा नहीं और G7 नहीं मानता, तो हमने कहा ये संभव नहीं है और ये हो नहीं सकता, पर वो इंसिस्ट कर रहे थे। तब फिर मैंने जयशंकर साहब से बात की, उन्होंने कहा इनको बताओ कि भाई अगर ये नहीं मानेंगे तो हम जेलेंस्की को अगले दिन बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री के बाद जेलेंस्की बोले। वो रशिया किसी भी हालत में नहीं चाहता था, पर G7 चाहता था कि जेलेंस्की आए। वो इंडोनेशिया में बोले थे और 30 मिनट बोले थे। तो पर प्रधानमंत्री जी का ये की राय थी कि भाई ये G20 की मीटिंग है और G20 के ही लीडर्स बोले, पर रशिया को हमें अब कहना पड़ा ये, और फिर रशिया ने बैकआउट किया उस सैंक्शन वर्ड से। फिर अगले दिन जब सब सहमति हो गई, सब G7 के सारे राष्ट्र मान गए, तब अमेरिका से जब हमने बात की तो अमेरिका ने कहा कि पहले रशिया और चाइना माने और एक वर्ड पर उन्होंने कुछ बदलने के लिए कहा। और जब रशिया चाइना, तो रशिया तो मान गया था, फिर चाइना से जब बात की तो चाइना ने कहा कि भाई ये एक लाइन है कि 2026 की G20 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, उसको हटाइए आप, हम नहीं चाहते कि यूएस करे। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वीज़ा नहीं हमें देते, हमारे हांगकांग के लोगों को, हमारे गवर्नर को वीज़ा नहीं देते, तो हमें जब वीज़ा ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम तो होने नहीं देंगे। अच्छा पहले वो मान गए थे, अब वो विड्रॉ कर रहे थे। तो हमने फिर यूनाइटेड स्टेट्स से बात की तो उस पर फंस गया। एक बायलैटरल मुद्दे पर मल्टीलैटरल का पूरा एग्रीमेंट जो साल भर मेहनत की थी उस पर फंस गया, सोचिए। फिर जब मीटिंग लीडर्स की शुरू हो गई तो मैं फिर चाइनीज शर्पा के साथ बैठा और अमेरिकन शर्पा के साथ बैठा, 3.5 घंटे नेगोशिएट किया। वो एक रिटन लीगल गारंटी चाहते थे कि जो हम लिस्ट देंगे उस पर वीज़ा इशू हो। हमने फिर अंग्रेज़ी में उनको बताया कि भाई हम भी अंग्रेज़ी बोलते हैं और नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, तो एक चिट्ठी लीजिए जिसमें कहा जाए कि वर्ड इंश्योर, यूएस विल इंश्योर दैट वीज़ाज विल बी इशूड, विल फाइंड अ प्लेस। तो वो चिट्ठी दी गई। जब चिट्ठी दी गई तो वो माने और फिर उसके बाद 12:30-1 बजे तक ये एग्रीमेंट हुआ और उसी दिन हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अब सब सहमति हो गई है, आज ही अनाउंस करके इसको अप्रूवल करिए। और फिर 1:30 बजे के करीब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया, जो कि सारे लीडर्स ने तालियां बजा के इसको अप्रिशिएट किया। जिस तरह से सर G20 पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इसके आयोजन किए गए, तो वो एक कितना बड़ा चैलेंज रहा पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, किस तरह से आप लोगों ने किया? देखिए प्रधानमंत्री जी का आदेश था और प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग थी कि G20 एक कोई एलीट बॉडी की तरह 1 या 2 जगह ना रहे किया जाए जो हर जगह होता है, बल्कि सारे स्टेट में और सारे यूनियन टेरिटरीज में हो और इसको एक पीपल्स मूवमेंट में कन्वर्ट करिए। ये एक जन आंदोलन की तरह इसको करिए। और मेरे विचार से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हर स्टेट में हुआ, हर यूनियन टेरिटरी में किया। उन्होंने अपने कल्चरल प्रोग्राम्स किए, उनको अपना सॉफ्ट पावर दिखाने का एक अवसर मिला। ना केवल कल्चरल प्रोग्राम्स, आर्ट और कल्चर, बल्कि वहाँ के क्विजीन को प्रमोट किया गया। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो भी गिफ्ट दिए गए वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के थे। तो स्टेट्स को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला
और ये मेरे विचार से दिखाता है कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में वर्क करते हैं, और ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल रहा। सर, दो छोटे सवाल। G20 में ऐसा क्या था जो उम्मीद से ज़्यादा हो गया, और ऐसा क्या था जो एकदम अनएक्सपेक्टेड रहा? देखिए, भारत ने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स भी किए हुए थे जो कि कंट्रोवर्सी से मार्ट थे, प्रोफेशनलिज्म नहीं था, वेल मैनेज नहीं था। G20 की खासियत जो थी कि हमने पूरे देश में किया, 230 इवेंट्स किए, पर प्रोफेशनलिज्म बड़े हाई ऑर्डर का था। तो एक तो प्रोफेशनल टच था, दूसरा जो नेगोशिएशंस था वो हम लोगों ने बड़े एक्शन ओरिएंटेड और इंक्लूसिव तरीके से किया, और हम एक कंसेंसस ला पाए सबके बीच में। ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो हम कर पाए। और क्या अनएक्सपेक्टेड रहा पूरे इवेंट? देखिए, अनएक्सपेक्टेड तो मैं ये कहूँगा कि एंड में जाकर जब सब कुछ हो गया था तो हमने सोचा नहीं था कि हम चाइना को पूरा संभाल पाएंगे। ये साल भर लग रहा था कि चाइना, क्योंकि साल भर जो भी हमारे मेन इश्यूज थे, जैसे वसुधैव कुटुंबकम शब्द नहीं वो देना चाहते थे, वे विमेन लेड डेवलपमेंट को अपोज कर रहे थे, वो लाइफ को अपोज कर रहे थे। तो पर्सनल रिलेशनशिप उनसे बनानी पड़ी बहुत मेहनत करके, और बहुत मेहनत करनी पड़ी उनके साथ। उनके शेरपा के साथ मैं दिन रात लगा रहा, और उसके बाद जाकर अंत में सहमति हो पाई उनके साथ, और वो फिर सब चीज़ों पर हमारे साथ माने। और ये कभी अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइना पूरा हमें सपोर्ट करेगा, और फिर बाद में जाके टुवर्ड्स द एंड वो उन्होंने एक नई चीज़ इश्यू खड़ी कर दी, वो कि यूएस नहीं करेगा। तो उस पर करीब जब लीडर्स आ गए, मीटिंग शुरू हो गई 9:30 बजे, तो 9:30 बजे से 12:30 बजे, 1:30 बजे तक उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ा। तो ये सब तो चैलेंजेस कई आए, और पर इन चैलेंजेस को हम कन्फ्रंट कर पाए। ये एक मैं कहूँगा कि इंडियन डिप्लोमेसी की एक शानदार विजय रही। बिल्कुल, तो एक भारतीय डिप्लोमेसी की एक शानदार जीत थी कि तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद आखिरकार भारत सफल तरीके से G20 का आयोजन करने में कामयाब रहा।